डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माशी बहरान संगीन होने लगा। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद होने लगी। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। अफगानिस्तान पर ट्रैका इजलास के फैसलों का खित्ते की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, पूछेंगे तजियाकार मजहर अब्बास से, तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी से और दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क में महंगाई और मुआशी बुहरान ने हुकूमत को कमजोर विकेट पर ला खड़ा किया है। इसकी वजह से उसके अपने इत्तेहादी भी अब उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात के बिल को मंजूर करवाने में अपने ही इत्तेहादियों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। MQM और काफ लीग ने ऐन वक्त पर इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया, जो हुकूमत के लिए यकीनन एक बड़ा धचका साबित हुआ है। अब फंक्शनल लीग ने भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनका इजहार कर दिया है हुकूमत पर। इस बारे में मियां शहबाज शरीफ ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम फर्स्ट। शिकस्त हुई है असेंबली में। आपने खुद देखा 2 आइटम पर वोटिंग हुई और दोनों में ऑपोजिशन, मुतहदा ऑपोजिशन के वोट उनसे कहीं ज़्यादा थे। और फिर यकीनन ये काले कानून ये बदनीति से लाने चाहते थे, तो उनको तो अपने इत्तेहादी उसके ऊपर ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। जबकि सूबाई वजीर सिंध सईद गनी तो ये दावा कर रहे हैं कि अब हुकूमत के अपने अरकान भी उनके साथ नहीं है। लेट्स वॉच सईद गनी। जो वज़ीर आज़म चंद घंटे पहले कह रहे थे कि अब जहाज समझ के असम्बली में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, ज्वाइंट सेशन में जाएं, वो पता नहीं क्यों अचानक उनको ख्याल आया कि इस वक्त जहाज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि PTI के बहुत सारे अरकान इनके साथ नहीं हैं। माजी में भी कुछ फ़ोन आ जाते थे, कुछ इशारे हो जाते थे, कुछ दबाव आ जाता था। इस मरतबा शायद ये सारी कोशिशें भी बराबर साबित नहीं हो रही हैं। ऑपोजिशन भी हुकूमत की पोजीशन कमजोर देखकर इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी इख्तलाफात भुलाकर PDM के नजदीक आ गई है। आज बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें पार्लियामेंट में मुत्तहिद होकर हुकूमत को टफ टाइम देने पर भी मुशावरत हुई। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा पुरएतमाद है। हुकूमत यही तासुर दे रही है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं, लेट्स वॉच हिम। अपोजिशन का कौन सा, ना इनके पास कोई लीडर है, ना इनके पास बिलावल भुट्टो साहब जो हैं बड़ी माजरत से, उनको तो लड़काना की गलियों का भी नहीं पता। उनको क्या पता कि पाकिस्तान की सियासत क्या है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो पहले साल ही जत्था लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ आए थे। अब ये सारी जो अपोजिशन है थके हुए पहलवानों पर मुश्तमिल है। ये एक दूसरे का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई ताकत की गोलियाँ चाहिए, वो मुयस्सर नहीं है। इसलिए आप देखते हैं खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, फिर कोई खड़ा करता है, फिर कोई गिर जाता है। लिहाजा ये एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमारे साथ प्रोग्राम में एक और फेडरल मिनिस्टर अली जैदी ने यहां तक कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो अगले 15 साल तक रहेगी। उनको भी देखिए। 10-15 साल अभी और PTI की हुकूमत इंशाल्लाह है। अभी आखिर वक्त में देर जो ही कर कियास सराइयाँ शुरू हुई हैं, ये कियास सराइयाँ ही रहेंगी, लेकिन हो रही हैं क्या? नहीं कि आप किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, बिलावल भुट्टो को? नहीं, लेट्स नॉट गो देयर। लेट्स यार आपने पूरा नैरेटिव ये बनाया है कि जी पता नहीं क्या हो गया है और सारी तबाही हो गई है। और मजहर अब्बास साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द शो। ये एक जो बार बार 6 मगोइयां शुरू हुई हैं, क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत को इस वक्त मसाइल का सामना है और शायद अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके? मुद्दत पूरी ना कर सके, मेरी तो एज ए डेमोक्रेट मैं तो चाहूँगा कि ये हुकूमत अपनी मियाद पूरी करे और करना चाहिए। यही तरीक़ाकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल में चीज़ें हैं किसी हुकूमत को घर भेजने की, लेकिन बेहतर यही है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन गवर्नमेंट खुद बताए ना कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ बहुत जो है वो इत्मीनान से चल रही है, सिचुएशन बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो ये रोज़ इजलास बुलाने की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? कभी कोर कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है, कभी पार्लिमानी लीडरों से खिताब करते हुए अखलाकियात के सबक दिए जा रहे हैं। असेंबली में 2 मरतबा 2 बिलों पे आपको शिकस्त हो चुकी है, जॉइंट सेशन मुलतवी हो गया।
गवर्नमेंट के अपने इत्तेहादियों के जो बयानात हैं वो सामने रख लें। इसमें कहीं इस पूरे उसमें कहीं आपने अपोजिशन देखी है? अपोजिशन तो एक तरफ है ना, अपोजिशन तो वो है। ये तो प्रॉब्लम्स विद इन द गवर्नमेंट नज़र आ रही हैं और सीरियस प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। उसके कोई भी रीजंस हो वो अलग बात है, उसकी उस पर एक बहस हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। कंफर्टेबल पोजीशन में असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में पावर उसके लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज देख लें आप, PMLQ का देख लें, MQM पाकिस्तान के बयानात देख लें, उन्होंने सीरियस रिजर्वेशंस वो की हैं कि जी अगर TLP को जो है वो उनके सारे मुकदमात विड्रॉ हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? तो ये प्रॉब्लम्स तो गवर्नमेंट के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जाहिर है अपोजिशन महंगाई के हवाले से, दूसरे हवाले से उनके अपने जो इख्तिलाफात हैं उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विद इन द पार्लियामेंट पिछले 2 बिलों की जो शिकस्त है गवर्नमेंट को, उससे नज़र ये आता है कि कम से कम पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जो है वो एक दूसरे के करीब आए हैं। अब ये जो है इसके असरात पार्लियामेंट से बाहर भी जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये जो आज मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की, इसके बाद PDM के इजलास में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन विद इन द पार्लियामेंट अपोजिशन प्रेशर बनाने में कामयाब हुई है। राइट, सो भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है जो इतने पुरइत्माद हैं हुकूमत के वज़रा, ये ठीक है इस हवाले से इनका इत्माद? और अभी तक वो कह रहे हैं कि हमारी तो ये टर्म भी नहीं है बल्कि नेक्स्ट टर्म भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टेक्निकल वजूहात की आवाज़ सुन नहीं पा रहा, अगर फरीहा काइंडली आप सवाल दोहरा दें तो मैं ज़रा बेहतर जवाब दे। जी भट्टी साहब, एक इंतहाई पुरइत्माद तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तमाम मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, ये टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है। ये बात ठीक है कि हर हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, हर डेमोक्रेट यही कहेगा, लेकिन इस वक्त किन किन मसाइल का सामना है हुकूमत को? देखें, असूलन तो 5 साल पूरे करने चाहिए, इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। हुकूमत खतरे में नहीं है, खतरा हुकूमत से है। अब हुकूमत को, अब मैं हैरान हूं कि वाहिद हुकूमत है जिससे खतरा उसको लग रहा है। इत्तेहादियों की अगर आप गुफ्तगू सुने तो उससे अंदाजा हो जाता है हुकूमत कितनी मजबूत है। जब खुद PTI के लोगों से बात करें तो आपको अंदाजा लगता है कि इस जहाज का पायलट है ही कोई नहीं, अगर है तो उसका अपने क्रू से और अपने पैसेंजर से किसी से कोई राब्ता नहीं है। क्या बिल बुलाकर उसे मोहर करना शिकस्त नहीं है? ये तो अब क्लियर हो गया है कि हुकूमत अक्सरियत खो बैठी है। मेरी इतला के मुताबिक आज जब परवेज लाई साहब ने अपनी प्रेस उधर बुलाई मीटिंग, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा उन्हें राब्ता करने की कोशिश की उनके आदमियों ने। अब चौधरी साहब का कहना था कि 3.25 साल में वजीर आला पंजाब ने नाअहली की वजह से एक काम नहीं किया, 3 बजट सेशन हमने मंजूर करवाए बड़ी मेहनत कर करके। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि असेंबली में कानून साजी होनी है तो एक बंदा रातों को मुलाकातें करके सुबह आके कहे हमें कानून साजी करे, तो इस तरह तो नहीं चलेगा। बज़ाहिर MQM और काफ लीग ने जिनका खदशात का इजहार किया है, उसके बाद हुकूमत का जवाब तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि मैं शहीद हूँ, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, नहीं, शहीद कोई नहीं करेगा। वो जो करेंगे, अच्छा करे बुरा करे, अपने लिए खुद करेंगे। और फिलहाल पंजाब में परवेज लाई साहब से जो आज़ाद कैंडिडेट हुए थे इलेक्शन, आज़ाद लड़के PTI में शामिल हुए थे, उनमें से 15 से 17 के करीब थी। लेकिन इतला यह है कि मरियम रुकावट है, वो कहती है किसी सूरत में मैंने हमजा और शहबाज शरीफ को कोई भी मार्जिन नहीं देना कि वो सियासत पूरी गिरफ्त अपने हाथ में कर सके। तो मेरा ख्याल है हुकूमत अगर उनके वज़रा नहीं मानते वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात साबित है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है। और ख़ुद PM साहब परसों गुस्से में नाराज़ होते रहे अपने करीबी अफसरान और ब्यूरोक्रेसी पर कि आप लोगों ने मुझे मिसगाइड किया था कि इत्तेहादी साथ हैं। तो आज जो उन्होंने जवाब दिया है, तो इसमें मेरा ख्याल है हुकूमत खुद परेशानी के आलम में है। अब आगे क्या करती है किरदार, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और आखिरी खबर दे चलूं, 2-3 दिन बाद शहबाज
2-3 दिन बाद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होने जा रही है और उसमें पहले डिस्कशन होगी पंजाब लाएंगे चेयरमैन सेनेट। राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। भट्टी साहब खबर दे रहे हैं कि मुलाकात होने जा रही है। जनरल साहब, एक आम तासुर रहा है और मुसलसल अपने जलसों में ऑपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट को भी निशाना बनाती रही है। अब सईद गनी साहब का भी हमने स्टेटमेंट चलाया और भी बातें हैं। क्या अब ये तासुर हो चुका है या करने की कोशिश कामयाब हो चुकी है कि ये गवर्नमेंट अब इसके बैक पे जो इल्जाम लगता था वो अब नहीं लग रहा एस्टैब्लिशमेंट के होने का? देखिए, एक तो आप क्रेडिट दें कि ऑपोजिशन ने अपना नैरेटिव बड़ा मेहनत से बना के और उसको सेल कर लिया है। सो मीडिया आप देख लीजिए आमतौर पे, तो वो नैरेटिव, वो ट्रैक्शन उसकी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ऑपोजिशन को इसे क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जो भी नैरेटिव है, एक तो कुछ डिसजॉइंटेड सा है और उसको फिर एज ए टीम लेके गवर्नमेंट नहीं चली, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का नैरेटिव इसको पिटता हुआ आपको नजर आ रहा है। जहां तक ताल्लुक है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ होगी, एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ होगी, उन्होंने बड़ा वाज़े एक दफा नहीं कई दफा ऐलान किया होगा कि जो भी हुकूमत वक्त होगी हम उसके साथ देंगे उसका, क्योंकि उनका आईनी फर्ज है ये उनका साथ देना, जो भी हुकूमत हो उस वक्त की। तो ये नैरेटिव बनाना और बात है, हक़ाइक़ को साबित करना और बात है। फिर जब आप निकलते हैं, बातचीत निकलती है, तो ये चलता है ऑपोजिशन के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो बाहर आकर जो और बातें करते हैं कि वो खुद भी खाने भी खाते हैं, मिलते भी हैं और क्या क्या चीजें होती रहती हैं, वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। पर इस वक्त जो सिचुएशन है जी, एक तो सियासी हलचल है इस मुल्क, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूं कि ऑपोजिशन इस वक्त इस हुकूमत को गिराने की कोशिश भी नहीं करेगी। अंडर प्रेशर ले आए उनको, इनको इसी तरह अंडर प्रेशर रखेंगे, बैक रखेंगे, इनकी कानून साजी में रिकॉर्ड करते रहेंगे। क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, आप इकोनॉमी को देख लीजिए, जिस तरीके से वैसे एक अनसेटल्ड सी सूरत हाल नजर आ रही है, मुख्तलिफ किस्म के मुआहदात की जो बासगोश्त जगह जगह सुनाई दे रही है, उसके बारे में जो भी मीडिया में या जो लिखने वाले हैं उनकी अपनी अपनी राय सामने आ रही है। कोई भी इस वक्त इस सारे ढोल को अपने गले में बांधने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्शन में जाएंगे और लेट से आ जाते हैं तो इनके पास भी इसका हल कोई नहीं है, इमीडिएट हल के पास। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है, जो भी आप देख रही हैं और जो मैं देख रहा हूं, हो सकता है मेरी जो भी सोच है वो गलत हो, लेकिन इमरान खान साहब उनकी टीम को अंडर प्रेशर रखिए। उनकी टीम के अंदर से जो आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, इसको स्टेज पे ले आएंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन तक पीटीआई अपना कोई भी नैरेटिव लेके अवाम के पास जाने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए ऑपोजिशन की आप गेम देखते जाए। मेरा नहीं ख्याल वो जितनी मुलाकातों की बात कर रहे हैं, भट्टी साहब डेफिनेटली होंगी मुलाकातें, भट्टी साहब बड़े बाखबर साफी हैं हमारे, लेकिन ये कि इसका जो नतीजा होगा वो यही होगा कि इसको ऐसे प्रेशर में रखें कि कल को इलेक्शन में जाएं तो पीटीआई जो इस वक्त आपको एक नजर आ रही है एज ए पार्टी, वो या तो बिखर जाए या जब इलेक्शन में जाए तो उसके पास कोई इनका नैरेटिव कोई ना हो। अब आप देखिए कब जब बात हो रही थी इस वक्त क्यों एस्टेब्लिशमेंट के पीछे लोग नहीं पड़े हुए, इसलिए सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जानबूझ के हर जगह पे हर तरीके से किसी भी गवर्नमेंट के साथ चलने को तैयार नहीं होती। सिर्फ जो लॉफुल जो एस्टेब्लिश तरीकाकार है उसके मुताबिक जो भी एस्टेब्लिशमेंट आपकी काम कर रही है, और हमें उस बात पे मेरा ख्याल है कि खुश होना चाहिए कि जो बड़े बड़े पाकिस्तान के काम है वो बेहतर तरीके से हो रहे हैं, चाहे वो भी लेटेस्ट ट्राइका प्लस की जो बातचीत हुई है या दूसरे मामला जो है। जो एब्सोल्युटली, एंड वो बड़ी अहम डेवलपमेंट है उस हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे, मगर हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुल्क में महंगाई की शरह 17.37% की सतह पर पहुंच चुकी है। वफाकी इदारे शुमारियात की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 1.81% मजीद बढ़ गई है। महंगाई एक ऐसा मामला है जो इस हुकूमत को मुसलसल परेशानी में मुब्तला किए हुए है। इस हवाले से हमजा शहबाज ने क्या कहा, उन्हें भी देखिए।
सर्दियां आ चुकी हैं और शदीद तरीन गैस का बहरान जो है वो दस्तक दे रहा है। हमें ताना देने वाले कि जी आपने LNG महंगी खरीदी। आज पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन LNG खरीदी है इन लोगों ने और कुछ नहीं, शदीद तरीन तारीखी बहरान गैस का आने जा रहा है जिसमें सनती पहिया जाम हो जाएगा। इस डूबती मईशत को और धचका लगने वाला है। मगर हुकूमत अभी तक बज़िद है कि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। कल भी हमारे प्रोग्राम में अली जैदी साहब ने यही कहा, उन्हें भी देखिए। महंगाई कटी अमेरिका में नहीं है, हमारा मुल्क चांद से, इट इज ग्लोबल इन्फ्लेशन है यार। पाकिस्तान ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हो रही है, बाकी सारे ऐसे आराम से बैठे। भट्टी साहब, एक अगर मीडिया मैन की नजर से ये नैरेटिव बिल्डिंग आजकल की सियासत में बड़ी अहम है। अगर महंगाई है तो क्या एक तरीका ये था कि हुकूमत मानती कि महंगाई है और ये तरीकाकार है, या ये कैसी स्ट्रेटजी है कि आप कह दें कि ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है? नहीं फरीहा, ये ही एक हुकूमत की प्रॉब्लम है। ये अपनी गलतियों से अपनी इस्लाह नहीं करती, अपनी गलतियों पे कायम रहते हैं, डटे रहते हैं और उनको दफा करते हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि मदर अब्बास साहब ने पूरी दुनिया फिरी है। ये दुनिया से पाकिस्तान का कंपैरिजन किस कीमत पे करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। मुझे मातम होता है इनकी अकल पे। बाहर एक मजदूर की तरह 2 लाख से ज्यादा है। मैंने अर्ज किया है अब मिनिमम 1 घंटे की ना 12 पाउंड हो गई है और अमेरिका में 15 पाउंड है 1 घंटे का। जो सिक्योरिटी गार्ड है, पेट्रोल पंप पे है, ये है। उधर कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा है, इधर हमारी कुव्वत खरीद ना होने के बराबर है। आपकी अगर कुव्वत खरीद इसी महंगाई की रेशो से बढ़ती रहती तो फिर आपको महंगाई नहीं था। खुदारा ये उनसे ना कंपैरिजन करें। अली जैदी से आप एक सवाल करते कि इधर आप क्या कारोबार कर रहे हैं, उधर क्या करते हैं, इधर आप अपने ड्राइवर को कितनी सैलरी देते हैं, उधर टैक्सी ड्राइवर कितना कमाता है, इधर आप अपने कुक को कितने पैसे देते हैं अली जैदी साहब घर में, और उधर अमेरिका में अगर कोई कुक है तो वो कितने पैसे लेता है। इन्हें अंदाजा हो जाएगा क्या। उधर एजुकेशन फ्री है, बच्चा पैदा होता है तो उसके घर वालों को 2 साल तक हुकूमत देती है। खुदारा उनसे कंपैरिजन करना छोड़ दे, बजाय इसके कि इतनी तेजी से महंगाई तो छोड़ दे। लाहौर है तो लाहौर के हर गुलबर्ग में अलग रेट है, माल्टोन में अलग रेट है, शादरे में अलग रेट है। इनसे गुड गवर्नेंस नहीं हो रही, एजुकेशन नहीं हो रही, हेल्थ बेहतर नहीं हो रही। कोई एक काम तो बता दें जो इन्होंने आने से पहले वादा किया था पूरा किया है। दूसरी बात मैं बता दूं, मेरा भी अपना ख्याल है, मैं जनरल मुस्तफा साहब को सुन रहा था, अपोजिशन इमरान खान को भेजने पे तो सारी अपोजिशन एक पेज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कहते हैं 1.5 साल के लिए इस महंगाई का तोक हम क्यों गले में डाले। पंजाबी कहते ना मारे नालों डराया चंगा तो डराए नालों घसीटिया चंगा। घसीटा होता घसीटते हैं पकड़ के। वो मेरा ख्याल है अब हुकूमत को घसीटने की पॉलिसी पे है। अदरवाइज मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, सुबह ये अदम एतमाद दे तो पंजाब में हुकूमत बच नहीं सकती। लेकिन मेरा ख्याल है वो जितनी महंगाई और लाकानूनियत हो गई है, अपोजिशन एंजॉय करेगी कि इन्हें, क्योंकि आपस में मिलकर ये हुकूमत नहीं बना सकते। 172 कौमी असम्बली में चाहिए। पीपल्स पार्टी के हैं गालबन 54 और नून पीपल्स पार्टी के हैं 80 कुछ समथिंग। इन दोनों में इतना ही है। तो 172 के लिए ये इकट्ठे हो नहीं पा रहे कि नेक्स्ट आए कौन लाए कौन। इमरान को घर भेजने तक सब एग्री हैं, लेकिन फर्दर क्या होगा मेरा ख्याल है इस पे कंफ्यूजन है। इसीलिए जरदारी साहब की और शहबाज साहब की अनकरीब मुलाकात हो रही है और मेरी इतला है फोन पे 2 दफा बात भी हो चुकी है। ठीक। सो जनरल साहब, क्योंकि इकोनॉमिक मैटर्स डायरेक्टली रिलेटेड है सिक्योरिटी मैटर्स से, हम अभी जिक्र भी करे थे कि बहुत सारे अहम मामला हो रहे हैं। अगर ये इकोनॉमी के इश्यूज हल नहीं होते तो किन किन बुरानों का सामना हो सकता है पाकिस्तान को? देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो फूड सिक्योरिटी है ना, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत अहम जुज्व है, वो आपकी इफेक्ट हो रही है। अभी क्योंकि इस पर गन्नम लगाने का मौसम है और दूसरी आपकी जो फसलें लग रही हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ जो इनपुट्स है वो इतनी बढ़ गई हैं ओवरनाइट। आप देखिएगा, चाहे वो खाद ले लीजिए, चाहे आप फ्यूल ले लीजिए, तो किसानों के लिए इस वक्त तो अपनी फसलें लगाना मुश्किल हो रहा है। अगर वो महंगी फसलें लगाएंगे तो वो फिर महंगी बेचने पर मजबूर होंगे या नहीं लगाएंगे उसमें। तो महंगाई इससे, जब आपकी पहले ही आपकी गंदम की शॉर्टेज है, शुगर का बहरान आपके सामने खड़ा हुआ है, उसको गवर्नमेंट मैनेज कर नहीं पा रही है, वजूहत जो भी होंगे उसकी,
इनको दूर करना तो हुकूमत का काम है। सिर्फ वजूहात बता देने से तो मसले का हल नहीं है। मसले का हल तो है कि ठीक है, ये इस वजह से ही काम हुआ है, इसको हम ठीक कर रहे हैं, ये ठीक हो गया, ये आगे और ठीक होके जाएगा। ये जो एस्पेक्ट है ना कि भाई, भट्टी साहब ये बात कर रहे थे कि लोगों का जो एतमाद है, क्योंकि जो तवक्कुआत थी और जो ग्राउंड सिचुएशन है, गैप इतना बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और वो आप देख लीजिए, जैसा मैंने आपको सिर्फ मैंने ये बताया किसान की सूरत हाल क्या है। इसी तरीके से जब आप दूसरे आप लोगों की आप बात करते हैं, भट्टी साहब बिल्कुल सही कंपैरिजन कर रहे थे कि एक आम आदमी की जो आमदन है, उसकी आमदनी के लिहाज से उसकी जो बाइंग पावर है वो दिन दिन कम होती जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अमेरिका में ये दूसरी जगह इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 3.2-3.1% है। वहां हमारी जो इन्फ्लेशन है वो डबल फिगर में चली गई है। हम जैसे लोगों ने ये हालात पहले भी देखे हुए, भुट्टो के दौर में भी ये हालात हुए थे, लेकिन अब आपके पास हल लेके आना हुकूमत का काम है। डॉलर आपको दिन दिन बढ़ रहा है और उसको मैनेज करने के लिए हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म भी नजर नहीं आ रहा। आपकी आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के लिए जरूरियात है, वो भी आपने पूरी करनी है किसी तरीके से, वरना वही तूफान आपके गले पड़ जाएगा। ये तो इस लिहाज से जो आप देखते हैं इकोनॉमिक जो सिचुएशन है मुल्क की, वो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली इम्पिंज कर रही है। राइट, अगर इसको हम कंट्रोल ना किया, देखिए ये फ्यूल अगर महंगा लेंगे तो फौज ने भी तो फ्यूल इस्तेमाल करना है ना। फौज का लिमिटेड बजट है, उस बजट में कहां तक लेके चली जाएगी गाड़ी उसके लिए। बाकी चीजें भी देखिए तो फौज के लिए महंगी हो रही है, तो फौज के लिए भी ये मसाइल बनेंगे इसके लिए। और ये सब कुछ मिला के जब आप देखते हैं और लॉन्ग रन में देखते हैं, तो ये चीजें हुकूमत के जो मैनेजमेंट सिस्टम आए हैं ना हुकूमत के लिए, मैं समझता हूँ कि ऑल इनकी बेसाब लंबी आप कैबिनेट मीटिंग आप देख लीजिए, इनके आप बातें आप सब बातें ठीक करते हैं, बातें उस हद तक बहुत ठीक बात होती, लेकिन ऑन ग्राउंड जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहां पर आप देखते हैं कि हुकूमत ने किसी मैकेनिज्म को भी सही तरीके से इम्प्लेस ना किया है, ना इसको आई थिंक ये बड़ी अहम बात आपने हाईलाइट की, खास तौर पे कि बातें अगर देखें या तरीकेकार देखें, ये नजर आता है कि बात समझ आ रही है। मज़हर साहब यहीं से एज अ मीडिया पर्सन वो कहते हैं कॉल अ स्पेड, क्या गवर्नमेंट को नैरेटिव थोड़ा बदलना चाहिए? एटलीस्ट माने तो सही कि ये मसला है, वो तो मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई डिफरेंट का मामला है सब पाकिस्तान में। मज़हर साहब देखिए फरिया, इनके मिनिस्टर्स की गवर्नमेंट की अपनी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी हैं कि आपको पता नहीं चलता है। एक वजीर कोई बात करता है, दूसरा वजीर कोई बात करता है, प्राइम मिनिस्टर तीसरी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद एडमिट करते हैं महंगाई उसमें, चाहे वो ग्लोबली हो या वो हो। मुझे बताएं दुनिया के, इन्होंने कहा ना कि ग्लोबल मसला है, बिल्कुल है ग्लोबल मसला। दुनिया के कितने सदर वज़ीर आज़म के बयानात आपने इस तरह के सुने हैं, वो ये जस्टिफाई करेंगे जी दुनिया में प्रॉब्लम है इसलिए। अमेरिका के सदर का ये बयान कहीं आपकी नज़र से गुजरा है कि वो कहेंगे जी इंटरनेशनल वो है इसलिए महंगाई हो रही है? ये लोगों को सेटिस्फाई नहीं करता जवाब। जो आपका आम आदमी है उसको ये जवाब नहीं मुतमईन करता। उसको जवाब मुतमईन ये करता है कि जी ये जो कीमत है इसको कम करें आप इस चीज़ को। और जिस तरह भी भट्टी साहब कह रहे थे कि इसी तरह आपको ये जो गवर्नेंस की मिसाल है ना, कराची 3-3.5 करोड़ का शहर है, हर डिस्ट्रिक्ट के अपने प्राइस रेट्स होते हैं, हर चीज़ के अपने प्राइस रेट्स होते हैं। प्राइस लिस्ट एक होती है लेकिन प्राइसेस मुख्तलिफ होती हैं। तो आप ये मैनेजमेंट का मसला है ना। अगर दूध वाले की दुकान पे लिस्ट रखी हुई है, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को कायम हुए 2.5 माह गुजर चुके हैं, मगर अभी तक हुकूमत फाल नहीं हो सकी। हमारे पड़ोस में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान खुराक की बदतरीन कमी का शिकार है। सर्दियों के बढ़ने पर वहां बड़े पैमाने पर भूख से अमवात और पाकिस्तान की जानिब नकल मकानी का खतरा मंडलाने लगा है। इसीलिए पाकिस्तान में भी तशवीश बढ़ रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ट्रॉइका प्लस का एक अहम इजलास पाकिस्तान में हुआ है। इस इजलास में अमरीका, रूस, चीन और तालिबान के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस बारे में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। अमेरिका का नुमाइंदा है, रूस का नुमाइंदा है, चीन का नुमाइंदा है और पाकिस्तान तो मौजूद ही है। हम अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी काविशों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगली नशिस्त में तालिबान को होना चाहिए और इंशाअल्लाह जो हमारी बीजिंग का हमारा जो इजलास होगा उसमें हम तालिबान को दावत देंगे। इंसानी बुनियादों और इंसानी कदरों को बुनियाद बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें दिलचस्पी है वहाँ के अमन में, वहाँ के इस्तेकाम में, वहाँ की तरक्की में, वहाँ की खुशहाली में, उनके बच्चों में, उनकी बच्चियों के मुस्तकबिल में, उनकी तालीम में। जनरल साहब, इस क्या अहमियत इस वक्त है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हम जानते हैं कि भारत अपनी कोशिश कर रहा था कि वो अपनी हेजमनी साबित कर सके, मगर खित्ते की सूरत हाल में इस वक्त कितनी अहमियत थी इस कॉन्फ्रेंस की और आगे इसके क्या नताइज निकलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मेन इशू तो ये है कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इस पे तशवीश दिन दिन बढ़ रही है, जैसा भी हर जगह बात कर रहे थे और बाकी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं। अब जो हालात जहाँ पे पहुंच गए हैं, भारत के लिए मसला ये बना हुआ है कि चूंकि उसने बहुत ज्यादा कुछ अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ था पैसे के अलावा भी, अब वहां से जो उसका इनखला हो चुका हुआ है, तो उस गेम में दोबारा बैठने के लिए उन्होंने ये जो बनाई थी, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन ने जाने से इनकार कर दिया और अमेरिका भी वहां मौजूद नहीं था। लेकिन उसका जो लब्बे लबाब यही था कि अफगानिस्तान को फिर वो दहशतगर्दी के लेंस से दिखाना चाहते हैं दुनिया को और कहना ये चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो भी मसला है, कि दुनिया में दहशतगर्दी का जो भी मसला है उसका पाकिस्तान उसके पीछे है। वो उस फ्रेम से भारत निकलने के काबिल अपने आप को निकल नहीं पा रहा उससे। जबकि पाकिस्तान की जो एफर्ट ये है इस वक्त, नंबर एक कि रीजनल अप्रोच अपनाते हुए अफगानिस्तान को एक तो तस्लीम किया जाए और तस्लीम करने के बाद उनको जो भी इमदाद दी जा सकती है वो दी जाए। ये जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, ये क्रिटिकल थी दो लिहाज से, क्योंकि ये मीटिंग कल पाकिस्तान में हुई है। इससे 2 दिन पहले जो थॉमस वेस्ट हैं, जो अमेरिका के स्पेशल एनवॉय हैं, वो ब्रसल्स पहुंचे हुए थे। वहां पे उनका जो बयान था बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसने कहा जी कि हम अपने यूरोपियन एलाइज के साथ मिलकर हम रोड मैप वजह कर रहे हैं जिससे अफगानिस्तान को तस्लीम किया जा सके। और कल जो पाकिस्तान में मीटिंग हुई है उसके जो कम्युनिके आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ओवरऑल जो यूएन को एक अम्ब्रेला बनाकर यूएन के नीचे अफगानिस्तान को इमदाद देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए मैकेनिज्म वजह किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा है कि आप अपने एयरपोर्ट्स को फंक्शन कीजिए ताकि इमदाद पहुंच सके। इमदाद देने वाले इदारों में ख्वातीन अगर आएंगी तो उनको आप आने दीजिए। अपने मुल्क के अंदर बच्चियों की तालीम के बारे में वो सारा कुछ, वो चीजें ऐसी हैं जो पहले भी वो लोग बात करते रहे हैं। ये बात होती रहेगी अफगानिस्तान की हद तक। अब जो तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान के मामले में इस वक्त लीडिंग रोल लिए हुए है, क्योंकि यूएन पे जब बात करते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड की जब बात करते हैं, जहां से मेन फाइनेंशियल एड आनी है और दूसरी ह्यूमैनिटेरियन एड आनी है, वो भी इस वक्त अमेरिका की सोच के साथ ही काम चल रहा है। चीन और रूस जिनको आगे बढ़ के मेरा ख्याल तक वो आएंगे आगे, वो फिलहाल वो ये देख रहे हैं कि मगरबी दुनिया किस हद तक आगे जाती है ताकि वो वहां से अपना रोल लेके आगे जाए। बड़ा जो भी हो, इशू ये है कि अफगानिस्तान की रिकॉग्निशन नंबर 1 और नंबर 2, उनको जितनी जल्दी हो सके खुराक, अद्वियात और बाकी जो मसाइल हैं सर्दियों पर भी ऑलरेडी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हुई है अफगानिस्तान में और सेंटर भी काबुल वगैरह में भी शदीद सर्दी है। आज की दौर की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अगर हम एलामिया का आपने जिक्र किया वो हम स्क्रीन पे अभी दिखा भी देते हैं। अहम पॉइंट्स इसमें इजलास में अफगानिस्तान में संगीन इंसानी और माशी सूरत हाल जिसका भी जनरल साहब भी जिक्र कर रहे थे, उस पर गहरी तशवीश। अफगानिस्तान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ करारदादों को दोहराया गया जिसमें अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी आज़ाद और सरहदी आज़ादी शामिल है और चीदा चीदा पॉइंट्स यू विल बी वॉचिंग देम ऑन द स्क्रीन। मज़र साहब, ओवरऑल ये प्राइम मिनिस्टर भी बार बार हमारे वार्न कर चुके हैं, ये जो एक नज़र आ रहा है डिजास्टर, लूमिंग डिजास्टर इन अफगानिस्तान, उस हवाले से क्या क्या खित्ते की सूरत हाल हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में? फरिया, एक तो दायरे बहुत सी बातें जनरल साहब ने कवर कर ली, लेकिन एक जो पहलू अगर आप देखें कि पिछले, मेरा ख्याल है पिछले 1 महीने में ये कोई चौथा या 5वां मसाजिद के अंदर धमाके हैं और इसमें ये जो एक फैक्टर है और आज भी धमाका हुआ है उधर, तो उससे ये बात होती है कि या तो दाइश जो है वो इस वक्त ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है
और क्योंकि पिछले कई धमाकों की जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की है और अफगान तालिबान या उनकी जो हुकूमत है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब ये अगर वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ता है, पॉवर्टी और बढ़ती है, तो ये फैक्टर और ज़्यादा खुलकर आएगा सामने। अब प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट का क्या है। मसला ये है कि वेस्ट को तो इधर अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, उन्होंने तो अलाइज तो अमेरिकन लेड अलाइज तो अब वापस चले गए। अब वो सिचुएशन को किस तरीके से मीट करते हैं, वो जाहिर है वो चाहेंगे कि जो बहुत सी बुनियादी कंडीशंस हैं उनकी तरफ से वो अफगान तालिबान पूरी करें, लेकिन उनके लिए अब अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस जन्म ले रहा है वो वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट उसमें अपने आप को नहीं इंगेज करना चाह रहा। उनके नज़दीक ये ज़रूर है कि जिस तरह और ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पर कंसर्न शो कर रही हैं और प्रेशर डाल रही हैं, लेकिन मुझे वेस्ट का बहुत कम इंटरेस्ट इसमें नज़र आ रहा है। और सबसे जो डेंजरस एरिया है वो ये कि अगर वेस्ट ने इंटरेस्ट कम लिया और चाइना और रशिया भी उस तरीके से मदद नहीं आए, तो अफगानिस्तान का जो स्पिल ओवर होगा वो और कहीं नहीं होगा सिवाय पाकिस्तान के। बड़ी अहम बात है ये। भट्टी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा है कि बीजिंग में आइंदा ट्रोइका प्लस कॉन्फ्रेंस में तालिबान को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। इसके बाद या अभी जो बजर साहब ने भी पॉइंट हाईलाइट किया, रिकग्निशन के हवाले से आप कहां पर देख रहे हैं तालिबान को, इंटरनेशनल रिकग्निशन? देखिए फरीहा, मैं समझ रहा हूं कि अमेरिका जल्दबाजी में नहीं गया, बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत किया। उसे अंदाजा था कि